ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सेकंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए गाइनोकोलॉजी में कंटिन्यूटी में आज हम जो नर में प्रजनन सुदृढ़ता की जांच हम पढ़ रहे थे, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेलिंग हमने ले ली है। तो आज द एग्जामिनेशन ऑफ द बुल फॉर ब्रीडिंग साउंडनेस सेशन में हम देखेंगे आज पेनिस में क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती हैं और सेशन मुंड छंद में यानी प्रीप्यूस में क्या हो सकती हैं, वो हमने देखनी है। तो पहला पेनिस व प्रीप्यूस की जांच करें। यह जांच जब सांड सीमन कलेक्शन देता है तभी आराम से की जा सकती है। इसमें निम्न बातों की जांच करनी है। सबसे पहला तो है लेंथ ऑफ द पेनिस, नस्ल के अनुसार नॉर्मल है या नहीं है। पिनाइल फ्रैक्चर, कहीं पेनिस में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है तथा कोई रचना में विकृति यानी कि एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। वो क्या होती हैं वो नीचे मैं अभी आपको बताऊंगा, यहाँ इन्होंने दे भी रखी है। लिंग के आसजन यानी कि बंद एडिजन तो नहीं है, यानी कि वो प्रीप्यूस से चिपका हुआ तो नहीं है कहीं। ऐसा नहीं हो कि फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस जैसी अवस्थाएं हों, तो ये भी हमने नोट करना है। ये हमने पैराफाइमोसिस फाइमोसिस सर्जरी में पढ़ा हुआ है। ये अवश्य देखें, अन्यथा संभोग के समय लिंग बाहर पूर्ण लंबाई में नहीं निकल पाएगा। तो इसमें शायद ये आगे दिया है इसने, प्रेजेंस ऑफ पेनाइल फ्रीनुलम। पेनाइल फ्रीनुलम यहाँ इसने डिस्कस नहीं किया इसका। तो ये देखें कि एडिजन है एक साइड में, तो अगर यानी कि ये पेनिस बाहर निकला तो ये प्रीप्यूस से एडिजन है इसका। देखें फिगर 1 में देखें आप, 119 पे फिगर 1 में देखें, ये एक तरफ अगर ये एडिजन है इसमें बने हुए, तो जैसे पिनाइल बाहर निकलेगा पेने तो ये एक तरफ टर्न हो जाएगा। ये देखिए यूँ घूम जाएगा ये, तो ये पिनाइल फ्रीनुलम। प्रीप्यूस में निम्न बातों का ध्यान जो है रखना होता है। ये एबनॉर्मेलिटी हो सकती है प्रीप्यूस में, सेशन मुंड छंद में। इसमें भी एडिजन हो सकते हैं। रोगात्मक ऊतकों में बदलाव, स्राव में बदलाव, पैथोलॉजिकल लीजन और डिस्चार्ज अगर कहीं नज़र आ रहा है तो ये एबनॉर्मल है। चोट व रचनात्मक विकृति, उदाहरण है पिनाइल फ्रीनुलम। एवर्जन ऑफ द प्रीप्यूस, पिनाइल फ्रीनुलम, चोट व रचनात्मक विकृति उदाहरण। ये मैंने आपको बता ही दिया कि एडिजन के कारण ये बाहर जैसे लिंग आया एक तरफ टर्न हो गया, तो ये अब कॉपुलेशन नहीं कर सकता। तो ये बुल हमारे लिए बेकार है गाय के लिए। तो अगर कोई सिलेक्ट करने जाते हैं तो ऐसा बुल नहीं परचेज करें। पेनाइल फ्रीनुलम एंड एवर्जन ऑफ द प्रीप्यूस। अब आप देखें एवर्जन आपने पढ़ा हुआ है या प्रोलैप्स कह लीजिए, एक ही बात है, एवर्जन या प्रोलैप्स। तो ये सेकंड फिगर में आप देखिए, ये अंदर से प्रीप्यूस जो है अंदर से प्रोलैप्स हो गया, अंदर से यूं बाहर आ गया। प्रोलैप्स मैंने आपको समझाया हुआ क्या होता है। शायद यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में आपको बताया कि नहीं बताया। तो अब आप इसको देखें, ये जो है मान लीजिए ये संरचना है इसकी, ये देखिए ये इसकी संरचना है, और ये जो अंदर का भाग है, ये अंदर का भाग है, ये बाहर कहीं यूं आ जाए अगर, ये प्रोलैप्स कहलाता है। ये प्रोलैप्स कहलाता है। ये प्रोलैप्स हो गया।
ये बाहर आ गया ये, तो ये यहाँ दिखाया हुआ है। ये प्रीप्यूस का भाग जो है पहले ये यूँ अंदर था, देखिए अंदर, ये टर्न होके यूँ बाहर आ गया हुआ है इस तरह से। दैट इज कॉल्ड प्रीप्यूसियल एवर्जन और प्रोलैप्स, एक ही बात है। अंदर की कैविटी के किसी मटेरियल का, यानी कि यूँ घुमाव होकर के यूँ है, अगर ये घुमाव होकर यूँ बाहर आ गया, दैट इज प्रोलैप्स, एवर्जन, उल्टा होके बाहर आना। तो ये एवर्जन ऑफ प्रीप्यूस। एंड थर्ड नंबर इज प्रीप्यूस यदि पेंडुलस होता है तो जल्दी चोटग्रस्त होता है। पेंडुलस बहुत ज़्यादा नीचे लटकता हुआ, पेंडुलस, तो वो क्या होता है, ज़्यादा लटकता है तो ज़मीन पे लगता है और कहीं चोट कोई टकरा जाता है किसी ईंट भाटे से, तो चोट आती है, तो चोटिल हो जाता है, चोटिलग्रस्त हो जाता है ये जनरली। तो ये पेंडुलस भी नहीं होना चाहिए प्रीप्यूस। तो हमने देखा प्रीप्यूस में पिनाइल फ्रेनुलम, एवर्जन ऑफ प्रीप्यूस और पेंडुलस, तो ये तीनों ऊपर दे रखें। इसको आप डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हो। अब आंतरिक अंगों की जांच, आंतरिक अंगों की जांच, परीक्षण। इस जांच के अंतर्गत सांड के सहायक अंगों की जांच की जाती है। एपिडाइमस, इसकी जांच करते समय निम्न बातों का ध्यान, कहीं उसमें फोड़ा एब्सेस तो नहीं, असामान्य से मोटी तो आकार में नहीं, सामान्य से यानी कि मोटी, असामान्य यानी कि असामान्य तो नहीं है आकार जिसमें मोटी है, एट्रोफी और हाइपरट्रोफी, छोटी बड़ी, एट्रोफी या हाइपरट्रोफी। छूने व दबाने पर सांड दर्द तो महसूस नहीं करता आदि। एम्पुला और वास डिफरेंस, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, इसकी लंबाई व चौड़ाई की जांच सामान्यतया 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसमें 4 बातों की जांच, साइज व डायमीटर, एम्पुलाइटिस, सोजन तो नहीं है कहीं, इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं, एम्पुलाइटिस, अधिक विकास बड़ी, हाइपरप्लेसिक तो नहीं है, छोटी, हाइपोप्लेसिया, ये देखिए ये हाइपोप्लेसिया वर्ड होता है, पीछे हाइपोब्लेसिया लिखा हुआ है, वो मैंने गलत है, हाइपोप्लेसिया वर्ड। एंड देन दबाने पर दर्द में, पेन ऑन पाल्पेशन, तो ये ध्यान रखने वाली बातें। इसके बाद में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, हमें देखा है ना, बल्बो यूरेथ्रल, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, तीनों हैं ग्लैंड्स, तो इसमें सेमिनल वेसिकल, इस ग्रंथि का स्राव ही वीर्य की मात्रा बढ़ाने में सहायक है तथा वीर्य का पोषण करता है एवं बफर का काम करता है। बफर, न्यूट्रलाइज करना एसिडिक और एल्कलाइन को, बफर अर्थात वीर्य के पीएच को बनाए रखता है, यस, नॉर्मल पीएच को रखता है। यह ग्रंथि साधारणतया 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी, 2 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है तथा लचीली, फ्लेक्सिबल एवं लोबुलेटेड होती है, खंड होते हैं इसमें, इसीलिए ये भी निम्न जांच करें। इसका शेप है, लोबुलेशन है, इसकी कंसिस्टेंसी है, कठोरता में, और एप्लेसिया तो नहीं है कहीं, और हाइपरप्लेसिया तो नहीं है कहीं, और पेन और पाल्पेशन। ये बड़े मुश्किल हैं, इनकी जांच जो है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन खैर ये एक डॉक्टर का कार्य है, क्योंकि ब्रीडिंग बुल को परचेज करना ये एक बड़ा रफ और टफ जॉब है, तो इसलिए इसके अंदर बड़ा सावधानी पूर्वक अगर इसका सिलेक्शन है तो 50% ऑफ हर्ड है ये। अब आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, वेसिकुलर के बाद में सेमिनल वेसिकल जो है उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड। इस ग्रंथि के 2 बातें सांडों भाग होते हैं, सांडों में इसका संक्रमण कम होता है। अब आती है बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड, काउपर्स, ये भी संख्या में 2 होती हैं तथा पेल्विक यूरेथ्रा के दोनों तरफ इस्चिल आर्च के नज़दीक मिलती हैं। यह बल्बो स्पॉन्जिनस मसल के अंदर होती हैं, अतः महसूस नहीं होती। सिमन एग्जामिनेशन,
सीमन का परीक्षण। वीर्य की जांच सांड के प्रजनन नाम की बीमारियों में बुल की फर्टिलिटी क्षमता का पता लगाने का महत्वपूर्ण टूल है। एक ही बुल में सीमन की क्वालिटी हल्के से अंतर के साथ वर्षों तक एक जैसी ही रहती है। जब कभी सांड के प्रजनन अंग रोगग्रस्त हो जाते हैं तो सांड की वीर्य की क्वालिटी खराब हो जाती है, लेकिन ये जब ज्यों-ज्यों रोग ठीक होता है वीर्य की क्वालिटी फिर ठीक हो जाती है। माना जाता है कि जिस सांड की सीमन क्वालिटी अच्छी होती है उसकी फर्टिलिटी दर भी अच्छी होती है, तथा जब सीमन की क्वालिटी खराब होती है तो उसकी फर्टिलिटी दर भी कम होती है। अतः हमेशा अच्छी क्वालिटी का सीमन ही काम में लेना चाहिए। बुल का चयन कभी सीमन के एक जांच के आधार पर नहीं करना चाहिए, हमेशा सभी प्रकार की जांचों के बाद ही करना उचित होगा। सीमन का मूल्यांकन सीमन कलेक्शन के तुरंत बाद शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए। स्पर्म जो है सीमन के मूल्यांकन के लिए मुख्य रूप से निम्न टेस्ट किए जाते हैं स्पर्म या सीमन के लिए। पहला तो है सीमन जो है वो दिखने में कैसा है, अपीयरेंस, देन उसका कलर, देन उसकी क्वांटिटी मात्रा, और फिर उसके अंदर आती है मास, मेटिलिटी नहीं ये मोर्टेलिटी होती है, MOR गतिशीलता, मोटिलिटी, मोर्टेलिटी एक स्पर्म की यानी कि मास, जो मास मोटिलिटी होती है, जैसे पूरा का पूरा जो है वो सीमन पड़ा है और वो सीमन जो है यूं आपको मूवमेंट यूं मूवमेंट करता हुआ पूरा सीमन नजर आएगा, तो वो सारे जो है स्पर्म एक साथ इकट्ठे जो मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये मास मोटिलिटी हो गई। अब अगर एक स्पर्म के हम देखते हैं तो वो जो चलता हुआ नजर आएगा यूं, दैट इज ए स्पर्म मोटिलिटी। मोर्टेलिटी, मोटिलिटी अलग होती है, मोर्टेलिटी अलग होती है, ये ध्यान रखें। मोर्टेलिटी, वीर्य का पीएच अंडरलाइन कर लेना, ये पिछली बार पूछा गया था। पीएच इसका 6.8, नॉर्मल पीएच ऑफ द बुल सीमन ये था। बकरे का 6.8, तो ये देखिए दोनों का एक है, यूं याद करें तो नियर अबाउट कुत्ते का 6.7, तो ये देखिए अब ये नियर अबाउट 3 याद रहते हैं, 6.8 डॉग में 6.7, लेकिन अब आ जाइए घोड़े का 7.4 एल्कलाइनर, सुअर का 7.4 सेम हो गया और मुर्गे का 7, तो इस तरह से इनको याद करो। घोड़ा, मुर्गा और सुअर तीनों का एक है ये 7.4, और देखिए सांड, बकरा और कुत्ता, इनका जो है नियर अबाउट एक है 6.8, कुत्ते में 6 पॉइंट, यूं याद रह जाएंगे। स्पर्म की सांद्रता अथवा घनत्व, कंसंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, कंसंट्रेशन कितने हैं 1 ml में, उनका घनत्व कितना, ये दोनों के दोनों चीजें। जीवित स्पर्म का लाइव स्पर्मेटोजोआ परसेंटेज, 100 में से जीवित कितने हैं। स्पर्म एबनॉर्मेलिटी जी का प्रतिशत, विकृति, स्पर्म की विकृतियां आगे बढ़ेंगे पूरी की पूरी, उनमें विकृति वाले कितने हैं, किसी के हेड नहीं है, किसी के टेल नहीं है, किसी के टेल कॉइल्ड है, किसी के नेक जो है वो बड़ा है, किसी के छोटा है, तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। अन्य जांच, इसके बाद में हम कैटलेज टेस्ट, रेजिस्टेंस टू कोल्ड टेस्ट, ये भी हम आगे इसको देखेंगे, आएगा, ये पढ़ेंगे हम, टेस्ट के बारे में दे रखा है। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, फ्रक्टोलाइसिस इंडेक्स एंड ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन टेस्ट आदि विशेष परीक्षण संक्रामक रोगों का, तो ये हम इसमें परीक्षण करते हैं। उपरोक्त सभी विस्तृत विवरण इसी ये दे रखा है इन्होंने, ये आगे जो है
हम इसको पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो टेस्ट के बारे में डिटेल्स दे रखी है ये मैंने शायद पढ़ी थी एक बार कहीं। ये दे रखे थे ना रेजिस्टेंस टू कोल्ड टेस्ट, क्योंकि जब हम एकदम से उस स्पर्म को एकदम से उस कोल्ड में चैन मेंटेन करने के लिए ले जाते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी जो उसको रजिस्ट करने की पावर जो है वो कितनी है। तो ये हम अब इसमें हमारे पास अपीयरेंस पहले से लेकर के मूल्यांकन सीमन का ये हम पूरा का पूरा नेक्स्ट हमारे लेक्चर में करेंगे इसको। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा कर लेंगे इस चैप्टर को। सीमन मूल्यांकन के लिए तो ये हमने देख रखा है कि अपीयरेंस में कैसा है, ट्रांसलूसेंट है, यूनिफॉर्म एंड ओपेक है और करड़ी है। करड़ी जमा हुआ दही की जगह तरह, यूनिफॉर्म एंड ओपेक हाई स्पर्मेटोजोआ कंसंट्रेशन तभी तो ओपेक होगा, और अगर ट्रांसलूसेंट है तो थोड़े बहुत से स्पर्म होंगे उसके अंदर, वो ट्रांसलूसेंट एक वो अपारदर्शिता, और ओपेक तभी होगा जब उसमें ज़्यादा होंगे स्पर्म। और करड़ी अगर ऐसा है तो रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं उसमें। तो ये हम रंग, कलर एंड डेंसिटी, गाढ़ापन, रंग व गाढ़ापन, इसमें अगर गाढ़ा क्रीम जैसा थिक क्रीमी तो एक्सीलेंट क्वालिटी है उसकी, और स्पर्म उपस्थिति उसमें 2000 मिलियन प्रति मिली से अधिक होते हैं, ये एक्सीलेंट क्वालिटी है इसकी। क्रीमी बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये 1500 से 2000 मिलियन प्रति मिली, और पतला क्रीमी है, थिन क्रीमी तो अच्छा है, गुड है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है। 1000 से 1500 मिलियन प्रति मिली यहाँ तक अच्छी हैं। और अगर दूध जैसा मिल्की है तो फिर है, संतोषप्रद है, लेकिन अच्छे में नहीं आता। 500 से 1000 मिलियन प्रति मिली। और अगर पानी जैसा है, वाटरी, अत्यधिक खराब है, फिर तो एक्सट्रीमली पुअर है, 100 मिलियन प्रति मिली से नीचे अगर है तो ये अच्छा सीमन क्वालिटी नहीं कहलाता। अब ये आयतन और देख लेते हैं, आयतन थोड़ा ये देख लेते हैं, तब उसके बाद में हम ये नेक्स्ट जो है इस पर जाएंगे। तो वॉल्यूम में सांड का ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना इसको, इसलिए मैं इसी में लेक्चर में दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट में भी दोबारा पढ़ लेंगे। सांडबुल में 2.5 से 5.5 सीसी, औसतन 5 सीसी होता है इसमें, और भैंसा सांड में 3 सीसी औसत, घोड़े में 100 सीसी, मेंढे में 1 सीसी, बकरे में 1 सीसी, और सूअर में 175 सीसी मैक्सिमम। तो यहाँ तो मैक्सिमम पूछा जाता है या मिनिमम पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखें। और यहाँ बुल पूछा जाएगा, इसमें नोट कर लें। मैक्सिमम सीमन वॉल्यूम 175 सीसी इन द सूअर, और इसमें 125 से 500 तो आमूमन आम एवरेज 175, और घोड़े के अंदर 50 से 150, लेकिन 100 सीसी एवरेज। अब ये स्पर्म की एक साथ गतिशीलता, मास मोटिलिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमें देखनी है। मास मोटिलिटी एक साथ, सीमन यूं वेव की तरह घूम होता है, वेव चलती है जैसे, ऐसी वो मास मोटिलिटी। ये हमने पीछे देख लिया है विभिन्न पशुओं में सीमन का पीएच। सांड में वही 6-8, घोड़े में 7-4, मेंढ बकरा 6-8, कुत्ता 6-7 और 7-4-4, ये दिन हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है। और इसके बाद में स्पर्म की विकृतियाँ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे में करेंगे। नेक्स्ट ये एक लेक्चर में हम इसको नेक्स्ट इस चैप्टर को पूरे को लगभग उम्मीद करते हैं इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।
मेरे ख्याल से।